मैंने एक वर्ल्ड वॉर वन की सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की एक प्लेलिस्ट, एक सीरीज बनाई है पूरी, और उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन, ये इतना बड़ा वॉर जिसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, विश्व युद्ध, ये हुआ क्यों, आखिर क्यों इतनी सारी कंट्रीज लड़ाई में पड़ गई, और कौन सी वो स्पेसिफिक घटना थी जिसने इस लड़ाई को शुरू करवाया। कभी भी अगर वर्ल्ड वॉर की बात होती है और कोई इंसान आपको ऐसा कहता है कि इस रीजन की वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा। कोई वर्ल्ड वॉर जैसी इवेंट, इतना बड़ा इवेंट जो था, वो कभी भी किसी एक रीजन की वजह से नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, रीजन के अंदर रीजन कैसे होते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ 5 इंपॉर्टेंट रीजंस की बात करूंगा जिसने इस वर्ल्ड वॉर को शुरू करवाया, बट उनके अलावा भी रीजंस थे, बट ये 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। रीजन नंबर 1, इंपीरियलिज्म। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास बेशुमार धन दौलत है, और आपके पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे वेपन्स हैं आपके पास, और अब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जितनी भी चीजें थी, आपने उन सबका रस निचोड़ लिया है, सारी जो ताकत है वो आपके हाथ में आ गई है अपने एरिया में। बट आपको ताकत की लालच और है, आपको पैसे की लालच और है, और आपको अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपनी स्ट्रेंथ है, उसको और बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे? नेचुरल जो चीज है जो इंसान करता है वो है दूसरे के रिसोर्सेज पे, दूसरे की चीजों पे आंखें जमाना, वहां लालच करना और उन चीजों को छीनना। इसी पूरे आइडिया के ऊपर इंपीरियलिज्म आधारित है। इसमें ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी कंट्री होती है जिसके पास बहुत ताकत होती है, बहुत मिलिट्री पावर होती है। जब वो अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लेती है और उनको और बड़ा बनना होता है, इकोनॉमिकली और स्ट्रांग होना होता है, और पैसा कमाना होता है, तो बाकी जो थोड़ी वीक कंट्रीज हैं, जो उतनी ताकतवर नहीं है, उनके रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए उन पे हमला करती हैं, या फिर उनके साथ लड़ाई करके उनकी चीजों को छीन लेते हैं, या फिर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इस पूरे सिस्टम को इंपीरियलिज्म कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले पूरी दुनिया में, और खासकर ब्रिटेन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट ताकत थी वो थी ग्रेट ब्रिटेन की। उस जमाने में ग्रेट ब्रिटेन इतना ताकतवर कंट्री था कि उस अकेले कंट्री ने पूरी पृथ्वी के 1/4 हिस्से को अपने कंट्रोल में रखा था। आप सोचिए कितनी कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए अंग्रेजी में कहावत थी उस जमाने में कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटेन के कंट्रोल में जो कंट्रीज थे, उसमें से कुछ कंट्रीज हैं इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ हिस्से, कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज इसके कंट्रोल में थी। और इन सारी कंट्रीज के संसाधन, इनकी सारे रिसोर्सेज को ये ब्रिटिश लोग यूज करते थे अपने कंट्री को और स्ट्रांग बनाने के लिए। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ब्रिटेन पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर एम्पायर था। इसके बाद आपका आ गया द फ्रेंच एम्पायर, यानी वो देश, वो जगह हैं जिनको फ्रांस कंट्रोल कर रहा था। उस जमाने में फ्रांस के कंट्रोल में था वियतनाम, लाओस और अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज। ठीक वैसे ही रशियन एम्पायर था, जर्मन एम्पायर था, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर था। ये सारे जो यूरोप के जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, इनके साथ सबके पास एम्पायर्स थे। परंतु बात यहां पे ये थी कि जितनी ताकत, जितनी मिलिट्री ताकत ब्रिटेन के पास थी, ऑलमोस्ट उतनी ही ताकत मिलिट्री की जर्मनी के पास भी थी। तो जर्मनी, ब्रिटेन, इन लोगों में थोड़ा सा ना कंपटीशन हो रहा था कि यार मेरे पास भी अगर उतनी ही ताकत है, उतनी ही स्ट्रेंथ मेरे पास है, तो मेरा एम्पायर उतना बड़ा क्यों नहीं है। इस वजह से आपस में इन लोगों में बहुत स्पर्धा हो रही थी। और इस वजह से जब टेंशन होती है दो लोगों के बीच में, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको किसी से अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, या स्पोर्ट्स में अच्छा करना होता है, और बहुत अपने अगर कंपटीशन रहता है, तो कई बार वो कंपटीशन नेगेटिव हो जाता है, और फिर आप एक दूसरे का बुरा चाहने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ विश्व युद्ध के पहले हुआ था। इन कंट्रीज में आपस में इतनी कंपटीशन बढ़ गया था, इतनी स्पर्धा बढ़ गई थी कि फाइनली इन लोगों में टेंशन होके वो लड़ाई में तब्दील हो गई। रीजन नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री पावर। जर्मनी इस बात को जानता था कि ब्रिटेन ने जो इतना विशाल अंपायर बना के रखा है, वो पूरी दुनिया के 1/4 हिस्से को कंट्रोल करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ब्रिटेन के पास थी एक बहुत जबरदस्त, बहुत ताकतवर नेवी। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी वॉरशिप्स थी, इसीलिए समुद्रों पे ब्रिटिश नेवी का राज था। और यह बात जर्मनी जानते थे। इसीलिए उनको था कि हमको अगर ब्रिटेन को हराना है, उनकी जो टेरिटरीज हैं, उनकी जो कॉलोनीज हैं, जैसे इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन पे अगर हमको हमला करना है, इनसे हमको जीतना है अगर, तो फिर हमको उनको नेवी में हराना होगा। हमारी जो जर्मन जो नेवी है, हमको उस नेवी को इतना तगड़ा बनाना होगा कि वो ब्रिटिश नेवी से टक्कर ले सके। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी ने अपनी नेवी को स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने 100 वॉरशिप्स तैयार कर ली, और अपने जो ट्रूप्स थे आर्मी के, उनकी संख्या एकदम बढ़ा दी। यह देख के ब्रिटेन परेशान, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ताकत का राज है उनकी नेवी, और अगर कोई सामने वाला देश उनसे टक्कर लेने के लिए अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रिटेन को टेंशन होगी। इसीलिए इसके जवाब में उन्होंने भी अपनी नेवी को स्ट्रांग करना शुरू किया।
और इस वजह से आपस में जनरली यूरोप में जितने भी देश थे वो सब अपनी अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग कर रहे थे। अब आप देखिए, अगर सबके पास स्ट्रांग मिलिट्री है तो सबके अंदर थोड़ी सी गर्मी आ रही थी कि मेरे पास अच्छी आर्मी है, मेरे पास अच्छी नेवी है। इस वजह से लोगों को लग रहा था कि अगर हम टकराएंगे किसी कंट्री से तो उनको हरा तो देंगे। और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप कह सकते हैं कि लोगों के अंदर ये आ रहा था कि अगर हम लड़ाई होगी तो हम इनको तो हरा ही देंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों फाइनली सारे जो कंट्रीज थे जो टेंशन में थे उन्होंने आपस में लड़ाई की। रीजन नंबर 3, नेशनलिज्म। उस समय कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ एरियाज किसी इंपॉर्टेंट कंट्री ने ऑक्यूपाई करके रखे थे और उस ऑक्यूपाइड एरिया के जो लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि जिसने हमको ऑक्यूपाई करके रखा है हमको उनके प्रति वफादारी नहीं है, हमको वो लोग पसंद नहीं है, हम यहां सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं करते, हमको लगता है कि हमारा देश नहीं है। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में बात करूं तो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो अंपायर था उसमें एक रीजन था जिसका नाम था बॉस्निया। बॉस्निया में जो लोग रहते थे उनमें से बहुत लोग ऐसा लगता था कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रति वफादारी महसूस नहीं करते हैं, उनकी लॉयल्टी थी सर्बिया के प्रति जहां पे वैसे ही और लोग थे, या फिर उनको अपना एक अलग देश चाहिए था। इस वजह से जो नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना, इसने बहुत ज्यादा लोगों को धकेला लड़ाई की तरफ। रीजन नंबर 4, अलायंसेस। आपने शायद बचपन में कहानी पढ़ी होगी एक बूढ़े इंसान की। जब वो इंसान मर रहा होता है तो अपने 4-5 बेटों को बुलाता है और कहता है कि तुम जो मेरे बेटे हो, सारे जो आदमी हो, वो सब एक एक लकड़ी की तरह हो। अगर एक एक लकड़ी को लिया जाए तो उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट अगर तुम सब ग्रुप में आ जाओ, एक बंडल बन जाओ, तो बंडल को तोड़ना मुश्किल होता है। और यही एक कंसेप्ट था जिसकी वजह से अलायंसेस बन रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले यूरोप में जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ संधि कर ली थी कि ऐसा हो गया था कि अगर मेरे पे कोई हमला करेगा तो तू मेरी मदद करना, और तेरे पे अगर किसी ने आके अगर अटैक किया तो भाई मैं तेरी मदद करूंगा। जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में ये समझौता था कि एक दूसरे को वो प्रोटेक्ट करेंगे, उसी तरह सर्बिया और रशिया के बीच में समझौता था, वैसे ही फ्रांस और रशिया के बीच में था, फिर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में था, ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में था। ऐसे संधियां जो थी आपस में, इसी वजह से क्या हुआ, जब एक कंट्री ने लड़ाई शुरू की तो उसने अपने दोस्त को बुलाया, फिर इसने अपने दोस्त को बुलाया, फिर उसने और किसी दोस्त को बुलाया। ऐसे ये थोड़ा थोड़ा करते 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 ये बहुत बड़े स्केल पे लड़ाई तब्दील हो गई और इसीलिए लड़ाई बन गई फाइनली एक विश्व युद्ध। अगर ये म्यूचुअल अलायंसेस नहीं होते इन कंट्रीज के बीच में तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता, वो सिर्फ एक यूरोपियन वॉर या छोटे लेवल पे एक वॉर होता। बट यही संधियों ने मिला के इस वॉर को इतना बड़ा बना दिया। तो ये 4 रीजन जो मैंने आपको बताया, इन रीजंस की वजह से यूरोप में उस जमाने में वर्ल्ड वॉर के पहले 1914 के टाइम बहुत टेंशन हो रही थी, अंदर ही अंदर लावा ऐसे गर्म हो रहा था। पर ये जो ज्वालामुखी फटा, जो एक इंसिडेंट था जिसने लड़ाई करवाई शुरू, वो इंसिडेंट था रीजन नंबर 5, द असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो अंपायर था, उस अंपायर के दक्षिणी हिस्से में एक जगह थी, उस जगह का नाम था बॉस्निया। अब बॉस्निया जो था उनको ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने साथ एनेक्स कर लिया था, अपने साथ जोड़ लिया था। बट बॉस्निया में जो लोग रहते थे उसमें से बहुत लोगों का यह मानना था कि उनको ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रति लॉयल्टी नहीं है, वफादारी नहीं है, वो अपनी कंट्री उसको फील नहीं करते, उनको अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए थी या फिर सर्बिया के साथ मिलना था। सर्बिया जो था वो बॉस्निया के नीचे था, तो यहां आपका आ गया ऑस्ट्रिया हंगरी, उसका छोटा सा नीचे हिस्सा था बॉस्निया, और बॉस्निया के नीचे सर्बिया था। सर्बिया भी ये चाहता था कि बॉस्निया जो है वो उनके साथ आके मिल जाए, इसीलिए बॉस्निया में जो लोग रहते थे उनमें बहुत सारे लोगों को ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर के प्रति बहुत नफरत थी। बट अब बॉस्निया के पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि उनमें नफरत तो बहुत है ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रति, परंतु वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा एम्पायर था। बट फिर एक मौका ऐसा प्रकट हुआ जिसने इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया। हुआ कुछ ऐसा कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो होने वाला राजा था वो जा रहा था एक टूर पे बॉस्निया में, और वहां पे जाके वो कुछ निरीक्षण करने वाला था, ऐसी टूर करने वाला था। जब इस बात की खबर बॉस्निया में पहुंची तो वहां पे एक ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था ब्लैक हैंड। उस ग्रुप के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो बंदा है जो राजा बनने वाला है ऑस्ट्रिया हंगरी का, इस बंदे का नाम था फ्रांस फर्डिनेंड, वो यहां पे जब आएगा तो हम यहां पे उसको असैसिनेट कर देंगे, उसको मार देंगे। ये प्लान बनाया इन लोगों ने मिलकर। तो फ्रांस फर्डिनेंड जो ये टूर करने वाला था वो एक पूरा मोटरकेड में करने वाला था, ऑब्वियसली वीआईपी था तो बहुत सारी कार साथ में आने वाली थी, और ये जो कार थी ये ओपन थी ऊपर से। तो फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ ये ऐसे ही रास्ते पे जा रहे थे, और जिस रास्ते से गाड़ी जा रही थी उस रास्ते के साइड पे बहुत पब्लिक थी, बहुत जनता थी, और उसी जनता के बीच में ये असैसिन्स भी थे ब्लैक हैंड वाले। तो उनमें से एक असैसिन ने पहले तो बॉम्ब फेंका उसकी गाड़ी के ऊपर, बट उसकी गाड़ी से बॉम्ब टकरा के गिर गया पीछे, और उस
फ्रांस फर्डिनेंड के पीछे जो कार थी उस कार के नीचे जाके बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। तो फ्रांस फर्डिनेंड तो बच गया और वहां से फटाफट उसकी गाड़ी यहां से निकल गई। और जिस बंदे ने बॉम्ब फेंका था उसने एक साइनाइड पिल थी जो उसने खाई और वो नदी में कूद गया। बट उस पिल को खाने का उसका मकसद था कि वो सुसाइड कर लेगा, बट वो इंसान मरा नहीं, उसको सिर्फ उल्टियां हुई और पानी से भी फिर उसको निकाल लिया गया। उस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया और फ्रांस फर्डिनेंड बच गए। वो वहां से गए और एक टाउन हॉल में जाके उन्होंने एक सेरेमनी अटेंड की और वहां पे उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने के लिए और हमारे पे बॉम्ब फेंक रहे हो। ये अपना गुस्सा प्रकट किया, बट उसके बाद उनकी वाइफ ने उनको शांत कराया और फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अभी उन पे जो हमला हुआ है उसमें वो तो बच गए, बट जिन लोगों को चोट लगी है उनसे मिलने के लिए वो हॉस्पिटल जाएंगे। तो जब वहां से उनकी गाड़ी वापस चली हॉस्पिटल में उन लोगों से मिलने के लिए, रास्ते में जो उनका ड्राइवर था उसने एक गलत टर्न ले लिया। और गलत टर्न जब लिया और जब उसको रियलाइज हुआ कि उसने गलत टर्न ले लिया है तो उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी को रिवर्स करना शुरू किया। अब इत्तेफाक से हुआ ऐसा कि जब वो गाड़ी रोक के रिवर्स कर रहा था, यूटर्न मार रहा था, वहीं पे साइड में एक आदमी खड़ा था जिसका नाम था गैब्रियो प्रिंसिप। और ये आदमी ब्लैक हैंड ग्रुप का ही एक मेंबर था। उसके हाथ में थी एक पिस्तौल। ये इंसान सुबह ही फ्रांस फर्डिनेंड को मारना चाहता था, बट उस समय बच गए थे। और जब देखा कि किस्मत ने उसको दूसरा मौका दिया है तो ये बंदा गया उनकी कार के पास और दोनों हस्बैंड वाइफ को इस इंसान ने गोली मार दी। तुरंत फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ को वहां से लेके गए, परंतु उन दोनों की मृत्यु हो गई। जिस इंसान ने वो गोली चलाई, जिन गोलियों से फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ की डेथ हुई, उन गोलियों को ऐसा कहा जाता है कि ये वो गोलियां थी जिन्होंने पहला विश्व युद्ध करवा दिया। प्रिंसिप को वहां पे अरेस्ट कर लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया और कुछ सालों के बाद जेल में उसकी मौत हो गई थी। जब इस इंसिडेंट के बारे में ऑस्ट्रिया हंगरी में पता चला और उनको बताया गया कि उनके होने वाले राजा को इस तरह से मार दिया गया है, तो वहां की गवर्नमेंट पूरी तरह बौखला गई। उन्होंने बात डिसाइड कर ली कि बॉस्निया के लोग अपने आप से तो उस इंसान को मार नहीं सकते थे, वो जानते थे कि उनको सर्बिया की हेल्प मिली होगी। इसीलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक चुनौती, एक अल्टीमेटम दिया। उस अल्टीमेटम के अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी ने यह कहा सर्बिया को कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं, बहुत सारी डिमांड्स थी, और ये बोला कि अगर इन डिमांड्स पे आपने अमल नहीं किया, हमारी बातें आपने नहीं मानी, तो हम आप पे वॉर कर देंगे, आप पे हमला कर देंगे। अब सर्बिया भी ये बात जानते थे कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी से अकेले सामना तो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने साथी रशिया को, जो इतना बड़ा एम्पायर था, उसको बोला कि अगर ऑस्ट्रिया हंगरी हम पे हमला करता है तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो रशिया ने बोला यस, वी विल हेल्प यू। और वैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी को बोला कि अगर रशिया सर्बिया की मदद करता है तो क्या आप हमारी मदद करोगे? तो जर्मनी ने बोला यस, यू गो अहेड, और अगर रशिया इन्वॉल्व होता है तो हम रशिया पे हमला कर देंगे। जून 28, 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मारी गई थी और उसके ठीक एक महीने के बाद जुलाई 28, 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के ऊपर। यह देख के जब रशिया ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू किया सर्बिया की मदद के लिए, तुरंत जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया रशिया के ऊपर। जब रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर हुआ तो फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के ऊपर। जर्मनी ये बात जानते थे कि उनकी दोनों तरफ उनकी दुश्मन कंट्रीज हैं, एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ रशिया है, और इन दोनों कंट्रीज में संधि है। इसीलिए ताकि दोनों तरफ जर्मनी को लड़ाई ना करनी पड़े, इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया था। उस प्लान का नाम था द श्लिफन प्लान। और उस प्लान के अंतर्गत जर्मनी की सोच ये थी कि पहले वो फ्रांस को हरा देंगे, उसके बाद वो निपट लेंगे रशिया से। इस प्लान के बारे में मेरा अगला वीडियो है इस सीरीज का, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डालूंगा स्क्रीन पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह यूरोप की सारी कंट्रीज एक 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 करके आपस में लड़ाई में उलझती चली गई, और इस तरह फ्रांस फर्डिनेंड की जो हत्या थी उस इवेंट ने शुरू करवा दिया प्रथम विश्व युद्ध। हालांकि ये वो इवेंट था जिसके बाद लड़ाई शुरू हुई थी, बट सिर्फ यही रीजन नहीं था ये लड़ाई होने का। हालांकि ये वो इंसिडेंट था जिसने इस लावे को फाइनली ब्लास्ट करवाया, ज्वालामुखी फटवाया। परंतु अगर ये इंसिडेंट नहीं भी होता फिर भी यूरोप में बहुत टेंशन थी और शायद किसी और रीजन से लड़ाई हो ही जाती। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत ही कमाल की बुक है जो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा। उस बुक का नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दैट बुक हैज बीन रिटन बाय मिस्टर जॉन कीगन। उस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे ये पूरी लड़ाई हुई थी। मैं इस समय वर्ल्ड वॉर 1 की एक पूरी सीरीज बना रहा हूं। उस सीरीज के सारे वीडियोस को उठा के मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस एकदम लाइन से रहेंगे, सीक्वेंस में, कि कौन सा इवेंट कैसे हुआ था,
एकदम एक के बाद एक। तो अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में जनरली इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर हिस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी कहानियां पोस्ट करता रहता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।